अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है इमोशनल अटैचमेंट। जब किसी शख्स के साथ आप कोई ताल्लुक़ या रिश्ता बनाते हैं, यकीनन एक जज्बाती लगाव आपका उनसे हो जाता है। लेकिन कब ये जज्बाती लगाव आपको तकलीफ़ देने लगता है या आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जहां आप इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हैं, अपने लिए अच्छा फ़ैसला नहीं कर रहे क्योंकि आपको लगता है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ समबडी एल्स। इस पे ज़रा बात करते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि बेनियाज़ी अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ में शामिल है कि अल्लाह ताला बेनियाज़ है और हम मामूली इंसान हैं, तो हम एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं। हमें दूसरे के सहारे की भी ज़रूरत होती है, वैलिडेशन की भी ज़रूरत होती है। अगर हम गुस्सा करते हैं तब भी हमारा दिल चाहता है कि कोई हमें मनाए। तो ये जो हमारे जज्बाती लगाव और अटैचमेंट्स हैं, इनकी क्या असरात पड़ते हैं हमारी ज़िंदगी पे, मस्बत और मनफी? आइए ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नीना सिद्दीकी, हु इज़ अ रेजिलियंसी कोच। शी इज़ सर्टिफाइड फ्रॉम हार्वर्ड टू हेल्प पीपल बिकम मोर रेजिलियंट। और लाइफ की कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, इश्यूज़ हो, सिनेरियोज़ हों, उससे निकलने में, उसका स्क्रिप्ट चेंज करने में, अपने इनर वुल्ड्स को हील करने में मदद करती हैं। थैंक यू सो मच नीना फॉर बीइंग हियर। और आपके साथ तशरीफ़ रखती हैं सना नूर, हु इज़ अ डियर फ्रेंड। शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर एज़ वेल एज़ एन एंटरप्रेन्योर। आई एम श्योर दैट शी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि हम काम से लेकर लोगों तक, बल्कि उनसे तो मैं कहती हूँ कुर्सी से भी हो जाती है, हमारे सियासतदानों को कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो हम ज़रा इमोशनल अटैचमेंट उनके साथ भी एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा लेडीज़, सिंस वी हैव अ वर्चुअली कनेक्टेड गेस्ट विद अस, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि यू कैन लुक स्ट्रेट इनटू योर कैमरा एंड वी कैन कैरी ऑन द डिस्कशन। हमारे साथ एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट अहमद फ़वाद भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अहमद फॉर बीइंग हियर विद अस। अच्छा जी, बाल मैं थोड़े सही कर लेती हूँ, गड़बड़ हुए में। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर नीना आपसे शुरुआत की जाए, आपकी किताब में इमोशनल अटैचमेंट किसको कहते हैं एंड व्हेन इज़ इट टॉक्सिक और व्हेन इज़ इट नेगेटिव फॉर अस? देखिए, इमोशनल अटैचमेंट तो एक बहुत बड़ी नीड है, इमोशनल नीड है हमारी। अगर इमोशनल नीड्स पे हम कहें कि जो हम बेसिक इमोशनल नीड्स हैं वो इंटिमेसी की है, बिलोंगिंगनेस है, सेफ्टी की है, तो वो सारी हमारी इमोशनल नीड्स हैं जो कि हमारी सर्वाइवल के लिए खुदा ने बनाई हैं। दे आर अडेप्टिव, वी नीड देम फॉर सर्वाइवल। और ये हमारी रिलेशनशिप्स से हमें मिलती है। देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट देम, दे आर देयर फॉर आवर सर्वाइवल। लेकिन ये कि जैसे सिद्रा आपने कहा कि ये नीड्स जो है, अगर हम बहुत ज़्यादा इन पे फोकस कर जाएं, यू नो, मोर देन वी नीड, राइट, अगर बहुत ज़्यादा जो कि डेट्रीमेंटल हो या टॉक्सिक हो जाए, तो फिर यू नो वी हैव टू मेक श्योर कि नाउ वी हैव टू चेंज दिस और detach or distance so that we are living a life which we fully deserve to have. अच्छा मुझे बताएं कि इज़ दिस अ नेचुरल टेंडेंसी, जैसे आपने कहा, और आपकी बात से मुझे एकदम ख्याल आ रहा है कि हम छोटे बच्चों को भी देखें, उनका कोई एक खिलौना होता है, कोई सूदर होता है, कोई ब्लैंकेट होता है जिसको सिक्योरिटी ब्लैंकेट की तरह बच्चा बहुत जल्दी एज में बग़ैर किसी के सिखाए इस तरह की मटेरियल चीज़ों से भी अटैच हो जाता है। देयर इज़ एन इमोशनल अटैचमेंट कि आप उससे लेने की कोशिश करें तो वो टैंट्रम थ्रो करेगा, कुछ चीज़ों के बारे में बिल्कुल बेनियाज होगा कि उसको फेंक भी देगा, तोड़ भी देगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्टन थिंग्स ही बिकम्स वेरी अटैच। सो कैन यू टेल अस कि ये एग्जैक्टली क्या वजह है इसकी? देखें, जो आई एम ऑल्सो साइकोसोमैटिक हीलर, सो बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको सेंस ऑफ सेफ्टी और टच देती है। तो कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर छोटा बच्चा है, मैंने प्री स्कूलर्स को भी तकरीबन 6 साल पढ़ाया, तो आई हैव ऑब्जर्व्ड ऑल ऑफ दिस एंड इट्स वेरी नेचुरल एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल बिहेवियर कि किसी भी चीज़ को क्लिंग करें जब वो पहले दिन आते हैं प्री स्कूल में। सो यू नो इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ देम टू ब्रिंग अ वेरी नियर एंड डियर टॉय और ब्लैंकेट एज यू सेड विद देम, बिकॉज वो उनको एक कम्फर्ट, एक सिक्योरिटी दे रहा होता है इन द एब्सेंस ऑफ दैट प्राइमरी केयर गिवर जी। सो ये होता है कि टच जो है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर आवर सर्वाइवल। जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन निकलता है, उसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। इट्स अ सर्वाइवल हार्मोन। जब हमारा स्ट्रेस रिस्पांस एक्टिवेट होता है तो एक तरफ हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स निकल रहे होते हैं और एक तरफ खुदा हमें ऑक्सीटोसिन दे रहा होता है। एंड व्हाट ऑक्सीटोसिन डज इज ब्रिंग्स आवर बॉडी बैक टू द सेफ्टी मोड, द वेंट्रल वेगल मोड, जो कि हमारी बॉडी को कहती है यू आर नॉट अलोन, यू आर सेफ, यू विल सर्वाइव। सो ये ऑक्सीटोसिन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। जब अगर हम एक दूसरे से अगर टच नहीं भी कर रहे हो, लेकिन अगर मियर प्रेजेंस, जेन्युइन प्रेजेंस, जैसे कि काउंसलिंग में होती है, कोर कंडीशन होती है, आप खाली एक वर्डलेस प्रेजेंस भी किसी को दें, देयर ऑक्सीटोसिन लेवल्स इंक्रीज। ऑक्सीटोसिन बढ़ती है तो इन्फ्लेमेशन गिरती है आपकी बॉडी। साइंस बिहाइंड इट, लेकिन बहुत बड़ी साइंस है। और देखिए छोटे बच्चों के लिए तो समझ आता है, लेकिन सना आपने भी अक्सर सुना होगा, तभी हम कहते हैं कि छोटे बच्चों को ज़्यादा गोद में नहीं लो, थोड़ा इंडिपेंडेंट रखो। जितना छोटा बच्चा होता है, पहला बच्चा अगर होता है तो आपको बहुत प्यार होता है, हर वक्त गोदी में उठा के रखते हैं, थोड़े अरसे बाद उसको
आदत हो जाती है, फिर वो ज़्यादा टैंट्रम थ्रो करता है जब आप उसको बेड पे लिटाते हैं, कॉट में डालते हैं या आप उससे थोड़े दूर होते हैं। तो सिक्योर अटैचमेंट के लिए थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस, अपने आप में वो एतमाद होना ज़रूरी है। ये तो हो गई बच्चों की बात। यही चीज़ अगर बड़े लोगों में नज़र आती है, आपने अक्सर देखा होगा कई फैमिलीज़ में लोग कंप्लेन करते नज़र आते हैं, पार्टनरशिप्स के बीच में ऐसा हो जाता है, मियाँ बीवी अगर बहुत एक दूसरे से क्लिंगी हों तो अगला पार्टनर यानी उसका जो पार्टनर है वो सफोकेटेड फील करता है। हैव यू नोटिस दैट? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर जो आप पार्टनर की बात कर रही हैं, ये तो अब इतना नॉर्मल हो चुका है कि हमें एक दूसरे की इतनी आदत हो चुकी होती है कि अगर हम उसके बग़ैर रहने का या जीने का सोचते हैं तो हमें अपने आप से जो है ना वो एक अजीब सी तकलीफ़ सी होने लगती है कि यार ये कैसे मुमकिन है, जिस पार्टनर के साथ हमने अपनी ज़िंदगी अपना फ्यूचर देखा है उसके बग़ैर हम कैसे रह सकते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी के अंदर अटैचमेंट्स जो हैं वो हमें बहुत तकलीफ़ देती हैं अगर हमने उनको अपने साथ बहुत ज़्यादा अटैच कर दिया है तो। लेकिन अच्छा, इसमें व्हाट इज़ अ हेल्दी बैलेंस? जैसे एक कॉलर मेरे साथ है, उनसे बात करके मैं वापस आपके पास आऊँगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर इकबाल साहब अकरम कुरैशी हैदराबाद से। क्या हाल चाल है अकरम साहब, और क्या कहेंगे आज के मौजू पे? सदर इकबाल साहब, असल में इंसान जहाँ कहीं भी ताल्लुक रखता है वो दिल दिमाग पे असर भी कर जाता है। अब मैं रात को 2 बजे भी कहीं जाता हूँ, वापस घर आता हूँ क्योंकि मुझे अपने पल और उस तकिए के बगैर नींद नहीं आती और डर के मारे किसी के घर रात भर नहीं सो सकता, इसलिए कि तकिए को टेढ़ा करके मैं रखता हूँ। मैं कहता हूँ सुबह ये गालियां देंगे मुझे। इस खौफ की वजह से मैं सो ही नहीं पाता, तो इसलिए मैं रात को 2 बजे वापस आ जाता हूँ और अपने कमरे में सोता सोता अकेला हूँ और उस तकिए को टेढ़ा करके सोता हूँ। सुबह घर वाले बड़ी मुश्किल से ठीक करते हैं। इंसान का ताल्लुक हो जाता है हर चीज से। इसी तरह बच्चे हैं, मेरी प्यारी बेटी थी, वो मेरे दिल पे सोती थी और कहानियां सुनती थी और आज तक मेरी उसकी मोहब्बत उसी तरह है और बगैर कहानी सुने वो सोती नहीं थी। हालांकि बाकी बच्चे मुझे सारे कहते हैं देखो तुम्हारी लाडली बेटी, अच्छा वो मुझसे भी इसी तरह मोहब्बत करती है। तो ये अल्लाह की शान है, इसमें इंसान का कसूर नहीं होता। अल्लाह ने इंसान में फितरत रखी होती है किसी चीज से मोहब्बत करना, जगह से, औलाद से, ये इख्तियार की चीजें नहीं होती। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब, इतनी खूबसूरत आपने बातें शेयर की। और यकीनन ये एक फितरी अमल है, लेकिन हर चीज़ एक तवाज़ुन में अच्छी लगती है। जब उस तवाज़ुन से बढ़ जाती है, ज़्यादती करती है, तो यकीनन वो आपके लिए नुकसान का बायस भी बन सकती है। अहमद, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे भी करूं कि पहले लोग लंबे अरसे तक मेहनत करते थे, एक्सपर्टीज़ हासिल करते थे, स्पेशलाइज करते थे और एक शोबे से ही मुंसलिक रहते थे। गुज़िश्ता 10 सालों में हमने देखा है कि मिलेनियल ऑनवर्ड्स इज़ अ लॉट ऑफ जॉब हॉपिंग। यानी पहले लोग रिटायर हो रहे होते थे या अपना इदारा छोड़ रहे होते थे, कोई बॉस अगर जा रहा होता तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। अब हर 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल के बाद आप जॉब्स चेंज कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट जिसके लिए आपने दिन रात एक किया, वो क्या सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए एक ट्रांजैक्शन है कि जी उसके ज़रिए मेरी तनख्वाह आ रही थी, या अभी भी लोगों को अपने काम से, अपने गोल से वो जज्बाती लगाव होता है? जज्बाती लगाव हो जाना एक बड़ी नेचुरल सी बात है। इसमें सिद्रा ये मुमकिन नहीं है कि आप जिस काम में इन्वॉल्व हों, फिज़िकली इन्वॉल्व हों, उसके साथ आपका कोई ना कोई रिलेशनशिप ना बन जाए, मोहब्बत का या नफ़रत का। तो ये अभी भी मौजूद है, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि चूँकि बिज़नेस डायनेमिक्स वर्ल्ड वाइड चेंज हो गई हैं, लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि जिस चीज़ को पहले लॉयल्टी कहा जाता था वो कहीं किसी जगह पर आके मैनिपुलेशन बन गई है। और जितना ज़्यादा आपको अगर एक एम्प्लॉयर, चाहे वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर है या एक आम सेठ है, अगर वो आपको कहता है कि आप बहुत लॉयल एम्प्लॉई हैं, तो इस लॉयल्टी का रिवॉर्ड उस तरह से नहीं मिलता जिस तरह के मिलना चाहिए। एक लाइफस्टाइल इंप्रूव होना चाहिए। तो दैट इज़ वाई वो जो जॉब होपिंग है, जिसको मेरा ख्याल है कि सिर्फ मिलेनियल्स ही नहीं, इसके पीछे जो पिछली जनरेशन थी जेन एक्स, उसने अपने तजुर्बात भी उनको ट्रांसफ़र किए कि देखो एक ही जगह से जब हम रिटायर हुए तो हमें सिर्फ ये मिला जिसको हम आखिर में टीवी ड्रामों में भी सुनते थे कि जी मैंने सारी उम्र कुछ इकट्ठा नहीं किया, सिर्फ इज़्ज़त इकट्ठी की। तो नई जनरेशन को समझ आ गई कि अच्छा ये इज्जत इकट्ठी करना इज़ इम्पॉर्टेंट, वो काफ़ी है, लेकिन उसके साथ लाइफस्टाइल का भी बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है इनको जो जज्बाती लगाव है वो पैसों से ज़्यादा है, डेजिग्नेशन से ज़्यादा है, पर्क्स से ज़्यादा है, जो पे चेक है उससे जज्बाती लगाव ज़्यादा हो गया? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और ज़रा बात करेंगे कि ये जज्बाती लगाव ट्रॉमा बॉन्ड कब बन जाता है। यानी जहाँ पे आपके साथ आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह की जा रही हो, आप एक विशिष्ट से पैटर्न में फंस जाएं जहाँ आपको लगता है कि सुकून नहीं है। अगर आपका किसी से जज्बाती लगाव है लेकिन वो शख्स या वो सिचुएशन आपको एक जज्बाती हिजान की सी कैफियत में लेके जा रही है, तब आपको क्या करना चाहिए? आमतौर पे हम ये समझते हैं कि ख़वातीन
मलका जज्बात होती हैं ना, उनके जज्बात उनके लिए बड़े अहम हैं। वो हर चीज़ को बड़े एक प्रैक्टिकलिटी के बजाय एक इमोशनल लेंस से देखती हैं। लेकिन हाल ही में अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, चाहे वो एम्बिशियस करियर वुमेन हों या ख़ानदानी और घरेलू सिचुएशंस में भी ख़वातीन को देखें, वो बड़ा दानिश के साथ और बड़ी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हुए, लॉन्ग व्यू लेते हुए डिसीजंस लेती हैं, जो वक्ती तौर पे हो सकता है लोगों को शॉक कर दें, लोगों को पेन में ले आएँ। मिसाल के तौर पे अगर वो डिवोर्स के लिए चली जाती हैं या अपने बच्चों की सोलो कस्टडी विन कर लेती हैं या ख़ानदान की मुखालफत और तमाम तर इमोशनल ब्लैकमेलिंग के बावजूद वो अपना करियर, अपना बिज़नेस स्टैब्लिश करने का सोचती हैं, ये वो तमाम सिचुएशंस हैं व्हेन दे रिफ्यूज़ टू लेट देयर इमोशंस गेट द बेस्ट ऑफ देम। तो एक तरह से वो इमोशनल ड्रामा से अपने आप को डिटैच कर लेती हैं। ये कैसे मुमकिन हो पाए? क्या चीज़ तब्दील हुई है? इज़ इट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? इज़ इट बिकॉज ऑफ मीडिया? लेट्स ट्राई एंड अनपैक दैट। सना, आप क्या समझती हैं ये क्यों हुआ है? हमारी ज़िंदगी के अंदर हमने अपने आप को अपने रिश्तों के साथ इतना ज़्यादा बाउंड कर दिया है कि हमें लगता है कि यार हमारी जो आसपास की जो हमारी सोसाइटी है वो हमें इन चीज़ों से बाहर निकलकर सोचने का मौका ही नहीं देगी। अब जो बात आप कर रही हो, ये बात बहुत हकीकत है हमारी लाइफ के अंदर कि हम अगर अपनी ज़िंदगी में किसी को ये चाहते भी हैं कि यार हमें इससे बाहर निकलकर सोचना है, तो हमें ये कह दिया जाता है कि नहीं यार तुम तो इससे आगे सोच ही नहीं सकती हो। क्यों नहीं सोच सकती हो? क्यों नहीं कर सकते हैं? अब जो एक पहले वाला जो सीन था ना, वो अब ख़त्म होता जा रहा है। अब हमें हमारे ही पेरेंट्स पुश करते हैं कि यार जो चीज़ हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल नहीं की है, अब वो तुम्हें हासिल करनी है। बिल्कुल सही। तो वो क्यों हमें हासिल करने का बोलते हैं? इसलिए क्योंकि उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी कमियां रह चुकी हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सना ख़वातीन का दिल थोड़ा पत्थर का हो गया है? यानी आम तासुर तो ये देते हैं ना, और बड़े शायरों ने इस पर गज़लें भी लिखी हैं, कहानियाँ भी लिखी गई कि भाई ये औरत तो इतनी पत्थर दिल हो गई है, पहले तो मोम की तरह पिघल जाती थी, ज़रा सा कुछ को दिलासे दो या जाके दुहाइयाँ दो तो मानी जाती थी। अम्मी को भी मनाना, बहन को मनाना, बीवी को मनाना मुश्किल नहीं होता था। अब काफ़ी हम कठोर हो गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बहुत सारे धोखे खाने के बाद हुए। अहमद, आपके पास आती हूँ, मुझे बताइए ये जो नया रूप ख़वातीन का देखा जा रहा है जिसमें वो बहुत प्रैक्टिकल हो गई हैं, ब्रेकअप की धमकी से, तलाक की धमकी से वो अब डरती नहीं हैं, बल्कि आगे डट के कहती हैं नहीं जी मेरे हुकूक पूरे करो वरना ठीक है अब तुम्हारे बगैर भी सर्वाइव कर लेंगे। क्या इससे आदमी शॉक हो गए? ये बिल्कुल हुए हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा सिद्रा कि पूरी एक जनरेशन शॉक हुई है। उसकी वजह ये है कि मैं समझता हूँ हमारे वालिदैन ने, बिलखुसूस फादर्स ने, इसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया है अपनी बेटियों को एम्पावर करने में। सही। मैंने खुद अपनी बेटी, मेरी छोटी सी थी उस वक्त, मैंने उसको ताइक्वांडो सिखाई सिर्फ इसी चीज़ को करते हुए कि आप जब फिज़िकली फ़िट होते हैं तो आपके जो जज्बात हैं उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा आप में एक डिसीजन मेकिंग की सलाहियत बेहतर होती चली जाती है। तो अगर मैं ये कहूँ, आई मस्ट कन्फेस एज मेल, कि ख़वातीन का इस्तेहसाल भी तो बहुत साल किया है ना, कई सौ साल इस्तेहसाल किया है ना। उनकी तमाम जो स्ट्रेंथ थी, जो पावरफुल मदर एक घर बना के देती थी जिसमें बड़े बच्चे ग्रो करते थे, जिसने अल्लामा इकबाल बनाए, अजीम लोग पैदा किए, वो हमने उसका इस्तेहसाल जब करना शुरू कर दिया इन धमकियों के साथ कि मैं पैसे काट दूंगा, मैं तलाक दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुमने घर वालों से नहीं मिलना, ये जब सब रास्ते बंद कर दिए तो उसने कोई रास्ता तो निकालना था ना। इंसान है और उसके पास अल्लाह ताला ने पूरी सलाहियत दी है। आतिश फिशा की तरह जो फट रही है सोसाइटी हमारी, एक एक्सप्लोजन हुआ है, ये सालों का नहीं बल्कि सदियों का इस्तेहसाल है जिसका एक रिएक्शन आ रहा है। पॉइंट वेल नोटेड। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। अहमद, फिर आई विल कम बैक टू यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सिद्रा, खैरियत से हैं? सारे मेहमानों को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या कहेंगे? हादर कर रहा हूँ। सिद्रा, देखिए, एक होता है जज्बाती लगाव जो कुदरती तौर पे माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, इनसे तो कुदरती है, इसमें तो होती है। एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड जज्बाती लगाव। अब बीवी आई, उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट जब होती है परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। इसी तरह मियाँ का भी इमोशनल अटैचमेंट जब होगी जब परफॉर्मेंस बेस्ड। इसी दोस्त बात है, इसके अंदर अब बहुत वो हो गया है, तब्दीली आ गई। अब गिव एंड टेक पे चला है कि तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा तुम ये करोगी। जब ये करेंगे तो वो आप यकीन करें वो बार्गेनिंग साइड पे आ जाता है, वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो पाती। इमोशनल अटैचमेंट, शहजाद साहब, मैं आपकी बात से ना हाफ आई एग्री विद यू। आई अंडरस्टैंड कि कब
ये जो ना मर्दों के लेंस से या सोसाइटल लेंस से जब कोई खातून मिसाल के तौर पे अगर एक इमोशनल बाउंड्री क्रिएट करती है तो हम उसको कहते हैं कि यार ये तो देखो ट्रांजैक्शन कर रही है, ये तो गिव एंड टेक की बात कर रही है कि तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूँगी। लेकिन जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अहमद के साथ, ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि हमारे पास इक्वल पार्टनरशिप्स नहीं थी। सालों से, सदियों से ख़वातीन को नर्चरिंग रोल में रखा गया, लेकिन ये एक सबसर्विएंट रोल था। ये एक ऐसा रोल था जो एक माशरे के ख़ास तबके को, बिलखुसूस मर्दों को ये तक़वियत पहुँचाता था, उनको सर्व करता था। लेकिन ख़वातीन को लगता था कि हर चीज़ मेरे फ़राइज़ के ऊपर बात आके रुक जाती है, मेरे जो हुकूक हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा। तो जब आप फ़र्ज़ और हक़ को साथ लेकर चलेंगे, यानी फ़राइज़ भी पूरे करेगी खातून और उसके हुकूक भी उसको दिए जाएंगे, तो आपको ये इतना ट्रांजैक्शनल नहीं लगेगा। बट थैंक यू फॉर दैट कॉल। और इसी बात पे नीना आपकी तरफ आना चाहूँगी। नीना, मुझे ये बताइए कि हम आम तौर पे जब देखते हैं कि कोई शख्स, देखिए हमने अभी तक स्टैब्लिश किया है कि जज्बाती लगाव ना फितरी बात है, इट्स ओनली नेचुरल दैट यू विल गेट इमोशनली अटैच्ड। व्हाट आर द साइंस कि कोई आपकी इमोशनल अटैचमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है? मैं चाहूँगी कि आप 3 टिप्स हमारे देखने वालों को दें जिससे उनमें ये अवेयरनेस बढ़े। कई दफ़ा हम मोहब्बत में, जब आप किसी से प्यार करते हैं, जब आपको किसी से अटैचमेंट होती है, उसकी अच्छी बुरी आपको पता हो रहा होता है कि यार ये मेरा फ़ायदा उठा रहा है, आप या तो उठाने देते हैं या आपको कॉन्शियसली पता नहीं चलता। तो गिव अस 3 टिप्स कि जिससे हमें ये अंदाज़ा हो कि अगला बंदा आपकी उसके साथ जो इमोशनल अटैचमेंट है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। बेसिकली सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो ये है कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब हो रही है। ठीक है, यानी कि आपको स्ट्रेस की वजह से या जो मैनिपुलेशन हो रही है, आपको या तो गैस लाइट किया जा रहा है। अगर कोई भी रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये बहुत होता है कि हर चीज़ ब्लेम कर दी जाती है, गिल्ट बहुत ज़्यादा दिया जाता है आपको। हर वक्त आपको रिलेशनशिप में गिल्ट फील हो रहा है कि मैं गलत हूँ, मैं ही गलत कर रही हूँ, यू नो, समथिंग लाइक दैट। और अगर आपको अबैंडन किया जा रहा हो या निगलेक्ट किया जा रहा हो, यानी कि आपकी नीड्स, जो इमोशनल नीड्स हैं, आपको लग रहा है कि ये मुझे चाहिए और ये मेरा हक़ है और ये मुझे नहीं मिल रहा, तो इमोशनल अब्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में ये भी आता है कि आप किसी को अबैंडन कर दें। ये पेरेंट्स भी कर सकते हैं, या आपका पार्टनर भी कर सकता है, या आपके फ्रेंड्स भी कर सकते हैं कि आपको इमोशनली अबैंडन कर दें, फ़िज़िकली अबैंडन कर दें। तो आपको ये यू नो, इट्स एन इंडिकेटर कि आप इस रिलेशनशिप में, और ये प्रेशर आप पे इसलिए डाला जा रहा होता है कि कोई भी बात आपसे मनमानी है, यानी जहां आपने एक बाउंड्री को असर्ट किया और ना कही, अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की, तो आपसे वो कंट्रोल लेने के लिए अबैंडनमेंट से मुराद है कि या तो आपको खामोश ट्रीटमेंट दिया गया, यानी एक कातिल खामोशी आपके इर्द गिर्द हो गई, या फिर आपको बुरा भला कहा गया। तो इस तरह की चीज़ें जब आपके साथ हो रही हो, तो एक साइन आपने ये कहा कि इमोशनल अबैंडनमेंट, आपकी सेहत पे असर आना, और तीसरा कोई इंडिकेटर नीना? इमोशनल अबैंडनमेंट हो गई, गिल्ट अगर आपको बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, आपको गैस लाइट किया जा रहा है, या फिर आपको निगलेक्ट किया जा रहा है। जो आपकी नीड्स हैं, आपको अगर कुछ चाहिए और आप उससे कह रहे हैं कि यू नो आई नीड दिस राइट नाउ, यू नो आई नीड दिस प्रेजेंस, आई नीड दिस कंफर्ट, और या फिर मुझे चाहिए कोई सुनने वाला भी, यू नो। तो अगर वो आपकी इमोशनल नीड्स, बहुत सारी आपकी नीड्स होती हैं रिलेशनशिप्स में, जो आपकी नीड अगर नहीं आपको लग रहा है कि पूरी हो रही है, तो ऑब्वियसली राइट, दिस इज़ वेयर सेल्फ अवेयरनेस कम्स इन, कि आप इतने अवेयर हों कि आपको पता हो कि मेरी नीड्स क्या है, मेरी राइट्स क्या हैं। बिल्कुल। अच्छा नीना, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा कैसी हैं? लुबना बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लुबना, आप कैसी हैं? जी, आपका टॉपिक सुन भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। आपके सब मेहमानों का बहुत सलाम मेरा। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, कहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो तब्दीली आई है, नए स्कॉलर जो आए ना, हमारे इस्लामिक स्कॉलर जो आए, हाँ, ये उनकी वजह से, क्योंकि जो पुराने स्कॉलर थे ना, उन्होंने सिर्फ लड़की को कहा था तुमने बर्दाश्त करना है, मर जाओ भले, हाँ। लेकिन ये जो नए बच्चे आए ना स्कॉलर, जो दीन पढ़ के और समझ के आ रहे हैं, पहले भी बहुत थे जी। और दूसरी वजह से मैं फी सबिलिल्लाह रिश्ते कराती हूँ जी। आप सोच नहीं सकती सिदरा कि जो डिमांड पहले लड़के वालों की थी ना, क्योंकि बाजी पलट गई, सही, अब वो लड़की वालों की, वो कहती है जब मैं 1 लाख कमा रही हूँ तो 50,000 वाले से कैसे शादी कर लूँ, और मैं जाके उसकी गालियाँ क्यों सुनूं। हाँ, तो चीजें बदल रही हैं और रोजे क़यामत तक बहुत बदल जाएंगी, आप देखिएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा, तो मुझे बताएं, क्योंकि आप ये कराती हैं, इतनी इंटरेक्शन है, तो जो मैंने सवाल अहमद से किया था कि क्या मर्दों की जो फैमिलीज हैं वो शॉक्ड हैं, तभी अब ज्यादा एम्फेसिस बढ़ गया है कि जी कम उम्र, कम पढ़ी लिखी, कम एक्सपोजर वाली लड़की से शादी करनी है ताकि उसको दुनिया की हवा ही ना लगी हो, वो अपने हुकूक के लिए खड़ी ना हो। लग गई है, सॉरी टू से, दुनिया की हवा मोबाइल से लग गई है, चाहे आप कच्चे मकानों में हो, खेतों में हो, कहीं भी हो। बिल्कुल सही। तो जो बच्चों के पास जो पहुंच रहा है ना ये स्कॉलर्स का,
सही, बहुत बहुत शुक्रिया लुबना आपके कॉल करने का। सना कैसे रिएक्ट करेंगे? उन्होंने कहा कि जी ये जो नए अब थिंकर्स आए हैं और यकीनन पहले शायद आगाही नहीं थी, माशरे का जो तसल्लुत था वो हम पे ज़्यादा था कि लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा, ज़ात बिरादरी वाले क्या कहेंगे। अब एक स्पेस बन गई है, अगर आप अपने हक़ के लिए खड़े होना चाहती हैं, आवाज़ उठाना चाहती हैं, तो वक्ती तौर पर हो सकता है आपको कठिनाई का, मुश्किल का सामना करना पड़े, बट यू विल फाइंड सपोर्ट। बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ज़रा मर्द और औरत के जो हमने लेंस लगाया हुआ है उससे ज़रा बाहर निकलते हैं। एक और एंगल जैसे इसको देखा जा सकता है इज़ आवर ओन माइंडसेट। कई लोग रिगार्डलेस कि आप फर्स्ट बॉर्न हैं, लास्ट बॉर्न हैं, मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम में हैं, मर्द हैं या औरत हैं, उन्होंने ऑटोमेटिकली बचपन से ये ट्रेनिंग हासिल की होती है कि घर में अगर कोई भी मुश्किल होगी, कोई भी क्राइसिस होगा, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, तो उन्होंने रेस्क्यू करना है। वो डिपेंडेबल, रिलायबल लोग समझे जाते हैं, लेकिन फिर वो लाशऊरी तौर पे इस रोल को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। उनको लगता है कि ख़ानदान हो, किसी का भी मसला हो, वो मसला मैंने हल करना है। एंड अनफॉर्चुनेटली शुरू में तो ये बहुत हिम्मत के साथ और अच्छी खुशदिली के साथ करते हैं, लेकिन जब इनको सपोर्ट नहीं मिलती तो दैट्स अ बिग इम्बैलेंस, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो आपका जज्बा है ना, ये रिजेंटमेंट में, बिटरनेस में बदल जाता है। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो विक्टिम माइंडसेट पे होते हैं, जो इमोशनली अटैच सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उनको सपोर्ट करें, उनके काम कर दें और उनको एक उंगली भी ना हिलानी पड़े। आम तौर पे तसव्वुर किया जाता था कि ये रोल ख़वातीन अस्यूम करती हैं, लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारे मर्दों को भी मैंने देखा है जो रिलाय कर रहे होते हैं। आप अपने घरों में ही देख लीजिए, आपके घर में कब खाना पकता है, कैसे कपड़े धुलते हैं, कैसे वो मैजिकली इस्त्री होके तय होके आपके घरों में, कमरों में पहुंच जाते हैं, आपको नहीं पता होगा। दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इम्बैलेंस, यानी आपको बेसिक लाइफ स्किल्स ही नहीं पता। अहमद, ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँगी कि बहुत सारे मर्द ये ओपनली कभी नहीं कहेंगे, लेकिन वो विक्टिम माइंडसेट में होते हैं। वो आके अपनी बीवियों के सामने कहते हैं मेरे तो घर में मुझे कोई नहीं समझता, तुम ना हो तो मैं ये काम नहीं कर सकता। अब बीवी बेचारी घर में बच्चे भी पाल रही है, हो सकता है नौकरी भी कर रही हो, बिल पे करने भी जा रही हो, यानी वो तमाम काम जिसमें उसको एक मर्द से सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं कर रही है। एंड द मैन इज़ इन विक्टिम मोड। आपने ये नोटिस किया? बहुत ज़्यादा है, और आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि इसका बड़े बेटे या बेटी या छोटे से होने से ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ असल में है जिसको वालिदैन ने इतना ज़्यादा पैम्पर किया। दो तरह के लोग हैं जो होते हैं, एक पैम्पर्ड चाइल्ड है जिसको माँ ने गोद से उतारा ही नहीं है और वो मामास चाइल्ड बन के हर चीज़ ज़िद से बचपन से मनवाता चला जा रहा है और माँ बाप मानते चले जा रहे हैं। दूसरा है जो घर में, हर घर में, हमारे पंजाब में तो एक बदमाश घर का होता है जहाँ पे उसकी हर बात मानी जाती है क्योंकि वो ऊंची बोल रहा है, हाँ। क्योंकि वो सख्ती से बात कर रहा है, क्योंकि उसको बदतमीजी करना आती है। तो इस दोनों केसेस में जो दूसरा एंड पे रिसिपिएंट है वो फिर खालिसामा खड़ा हो जाता है। वो कहता है अच्छा यार मैं बल्ब भी ठीक कर दूंगा, मैं बिल भी दे दूंगा, मैं कमाई भी कर लूंगा, तुम फॉर गॉड से चुप रहो या तुम विक्टिम रहते हो तो रहो। हाँ। मैं तो हमारे घरों में विक्टिम्स भी हैं, हमारे घरों में रेस्क्यूअर्स भी हैं, हमारे घर में मार्टर्स भी हैं और हमारे घर में बुलीज भी हैं। हाँ। इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है और सबसे ज्यादा इमोशनली डैमेजिंग कौन हो सकते हैं, नीना जी? देखिए, ये सभी अपने कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं। अगर आपके घर जो है, घर इज़ सपोज टू बी अ सेफ स्पेस, राइट, योर कंफर्ट स्पेस, तो अगर उधर ही आपको बुलीज़ मिल जाएं या आपको अब्यूज़र्स मिल जाएं तो यू नो इट्स रियली डेट्रीमेंटल। आपकी पूरी लाइफ शेकन अप हो जाती है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ होम। मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, स्पेशली यंग जनरेशन में। मैं उनको कहती हूँ कि ओके, यू नो, यू facing anxiety, you're facing depression, what's your safe space to go? And they say what safe space are you talking about? safe space क्या होती है? मेरे पास तो कोई safe space नहीं है। ना मेरे पास genuine friends हैं जाने के लिए, ना trustworthy friends हैं, सारी materialistic relationships हैं, friendships हैं, जो कि आजकल कितने ज़्यादा generation में materialism आ गया और वो इतने depression में है कि उनको लगता ही नहीं कि कोई safe जगह है या किसी पे मैं depend कर सकूँ। अच्छा, ये तो it's a no brainer कि अगर you look at bullies and bullies are emotionally damaging, नीना जी, यानी वो आपको वो करने पे मजबूर करते हैं जो आपकी ख्वाहिश नहीं है। हमारे व्यूवर्स को ये समझाएं कि जो विक्टिम माइंडसेट पे होता है, जिसको हर वक्त दिल चाहता है कि लोग उसके आगे काम कर लें और वो एक तरह से क्लिंगी है,
ऐसे लोग कैसे हमें डैमेज करते हैं? क्योंकि ये एक ना आपको एक डोपामीन फिक्स भी देते हैं, ये आपको एक हिट देते हैं कि यार ये तो ना मेरे पे बड़ा डिपेंडेंट है। तो शुरू में अगर किसी का रेस्क्यूअर माइंडसेट है या कोई बुली है तो उसको तो ये सबसर्विएंट कंट्रोलेबल ऑडियंस बड़ी पसंद होती है, लेकिन फिर ये विक्टिम माइंडसेट वाले लोग आपको इमोशनली डैमेज कैसे करते हैं, जिनकी कोई एजेंसी नहीं है, जिसका कोई अपना माइंडसेट नहीं है? ये भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, या आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं कि हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे ऊपर ये हो गया। एक होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस में वो गए हुए होते हैं। दे जस्ट वांट टू मैनिपुलेट के गिल्ट दे दे के आपको कि आप मेरे लिए करो, आप ये मेरे लिए करो बिकॉज आई डिज़र्व दैट, राइट। सो उसमें ये होता है कि आपकी इमोशनली आप ड्रेन हो जाते हैं। आपको एक पॉइंट आता है कि आप अपने आप को निगलेक्ट कर रहे होते हैं बिकॉज ऑल योर होल लाइफ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड गिविंग बैक टू देम बिकॉज यू सो गिल्ट रिडन कि अगर मैंने इनके लिए नहीं करा तो एक तरफ ये इस रिलेशनशिप में एक रेस्क्यूअर होता है, एक विक्टिम होता है। तो वो ये प्ले एक्ट होती जाती है जब तक आप कॉन्शियसली ये रियलाइज़ करें कि नहीं अब ये मुझे अफेक्ट कर रहा है इन एन अनहेल्दी मैनर, दिस नॉट हेल्पिंग मी, दिस नॉट सर्विंग मी, सो अब मुझे इसको स्टॉप करना है। सो आई थिंक बोथ द केसेस में विक्टिम्स भी अगर आते हैं तो आई टेल देम कि यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस रोल इफ़ यू रियली वांट टू थ्राइव इन योर लाइफ। एंड आई थिंक हर एक को ज़रा माइंडफुल होने की ज़रूरत है अपने हर डिसीजन, हर एक्ट के साथ। सना, आप यू द लास्ट पर्सन और आखिरी चंद मिनट ही बचे हैं, आपको क्या लगता है कि जज्बाती लगाव आपने अपनी ज़िंदगी में कहाँ नोटिस किया है कि उसने आपको नुकसान पहुँचाया हो? यार जज्बाती लगाव होना ही नहीं चाहिए सिद्रा, बिकॉज हाँ। जब आप किसी से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो ना, तो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ देता है ना कभी आपकी ज़िंदगी में वही इंसान या वही चीज़ आपको तकलीफ़ देती है जिससे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको महसूस हो रही है ना कि यार ये मेरे बहुत करीब है, आप कुछ टाइम लो, कुछ वक्त लो, लेकिन उस चीज़ को अपने से दूर करने की कोशिश करो। और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उस चीज़ के दूर जाने से मुझे कितनी तकलीफ़ हो सकती है और मुझे उस तकलीफ़ से ख़ुद को निकालना कैसे है। अच्छा, मैं आपकी ये बात समझ पा रही हूँ ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहना ये चाह रहे हो कि जज्बाती लगाव तो देखो फितरी है, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस को उस शख्स से वाबस्ता करते हुए कीप अ चेक ऑन इट। जी बिल्कुल। यानी अगर आप एक माँ है जैसे और एक सिंगल मदर है या माँ बाप हैं और वो बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपना पेट काट के उनको बेहतरीन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उनसे कभी ये मत एक्सपेक्ट करें कि ये अब आपको उतना ही वापस करेंगे। एक स्पेस आपको रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। एंड वी ऑल्सो, मुझे सबसे अच्छी जो बात लगती है, एंड आई वांट टू थैंक माय पैनल टुडे, नीना, माय साथी, सना एंड अहमद, एंड आई वांट टू एंड ऑन दिस नोट कि देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोगों को ट्रेन करते हैं कि वो हमें कैसे ट्रीट करें। आप विक्टिम बनना चाहते हैं तो आपको विक्टिम की तरह ट्रीट किया जाएगा, आप रेस्क्यूअर बनना चाहते हैं आपको रेस्क्यूअर की तरह ट्रीट किया जाएगा, आप बुली बनना चाहते हैं तो कोई आपसे मोहब्बत या इज्जत का रिश्ता नहीं कायम करेगा, वो सिर्फ आपसे डरेंगे। सो यू ट्रेन पीपल हाउ टू ट्रीट यू। और अगर आप चाहते हैं कि लोगों का आपके साथ एक वाकई जेन्युइन लगाव और रिलेशनशिप हो, एक ऑनेस्ट ताल्लुक हो, तो हमें अपने रवैये, अपने एक्शंस पे नज़रसानी करनी पड़ेगी। विद दैट दिस इज़ इट। इंशाल्लाह ताला आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें और कल एक नए टॉपिक, एक नए पैनल के साथ हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।